नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू AWS मास्टरी कोर्स इन हिंदी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बातें करेंगे EFS क्या होता है और EFS किस तरह से हम EC2 इंस्टेंस माउंट करेंगे और हम इसके बारे में डिटेल्स में प्रैक्टिकल आज लैब और प्लस थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महत्व यूट्यूब चैनल और इस चैनल में मैं AWS और DevOps मास्टरी कोर्स का वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं इसका एक नोट्स बना लीजिए, आप पेन पेपर रेडी रखिए और जो ही स्टेप बता रहा हूं उसका एक नोट्स क्रिएट कर लीजिए और इसका प्रैक्टिकल जो है आप अपने अकाउंट में करके देखिए। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज EFS। EFS मींस इलास्टिक फाइल सिस्टम इज रिप्लेसमेंट ऑफ NFS। दोस्तों EFS का मतलब होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम जो कि NFS का रिप्लेसमेंट है। अगर आप लिनक्स का लैब किए हैं, लिनक्स अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको NFS पता होगा, नेटवर्क फाइल सिस्टम, जो कि लिनक्स में काम करता है। वो एक ड्राइव को शेयर करने के लिए नेटवर्क के अंदर में जो है फाइल को शेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। NFS का प्रैक्टिकल मैं ऑलरेडी लिनक्स का जो लैब कराया हूँ, लिनक्स का जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लिनक्स मास्टरी, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स में बताया हूँ। लेकिन हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो EFS है और उसी का जो रिप्लेसमेंट जो है AWS ने निकाला है, इसका नाम दिया है EFS। EFS दोस्तों NFS की तरह ही काम करता है और इट इज सपोर्टेड बाय लिनक्स ओनली। और ये क्या होता है कि ये केवल ये लिनक्स में ही सपोर्ट करता है। अगर आप जो है लिनक्स का बहुत सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, रेड हैट, उबंटू है और सुजे लिनक्स है, लिनक्स अमेज़न का अपना खुद लिनक्स है, तो बहुत सारे जो लिनक्स फ्लेवर सब लिनक्स फ्लेवर में सपोर्ट करेगा, लेकिन ये विंडोज सिस्टम में ये सपोर्ट नहीं करता है। यू कैन माउंट EFS ऑन EC2 इंस्टेंसेस एज वेल एज ऑन प्रीमिसेस लिनक्स सिस्टम एंड अदर क्लाउड प्रोवाइडर। देखिए EFS जब आप क्रिएट करते हैं तो आप अपने जो EC2 इंस्टेंस जो AWS का है उसमें तो माउंट कर ही सकते हैं, एज वेल एज जो ऑन प्रीमिसेस यानी कि आपका खुद का जो डेटा सेंटर है, खुद का जो लिनक्स का सर्वर है जो चल रहा है आपके ऑन प्रीमिसेस आपके ऑफिस में, उसके संग उसको भी आप यहाँ पर माउंट कर सकते हैं, राइट। वहाँ पर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एज वेल एज मान लीजिए कि आपका AWS के अलावा अदर जो है क्लाउड प्रोवाइडर के पास जो है VM क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पर सर्वर क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि हो सकता है एजूरे, हो सकता है गूगल हो सकता है, तो वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो आप वहाँ पर भी EFS को माउंट कर सकते हैं और वहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। EFS does not have the size provision requirement as EBS. It is unlimited space. You will pay only for the file stored in EFS. Unlike EBS, you have to redefine volume size at the time of EBS creation. देखिए क्या है कि जब आप EFS के संग काम करते हैं और EFS को जब आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर कोई साइज प्रोविजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और ये जो है स्पेस होता है आपका अनलिमिटेड स्पेस होता है और आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ता है जितना कि फाइल आप जो है EFS के वॉल्यूम में स्टोर करते हैं। जैसे कि EBS को अगर आप यूज करते हैं तो EBS बनाते समय आपको फाइल का साइज जो है, जो वॉल्यूम का साइज जो है वो डिफाइन कर देना पड़ता है कि आपको 1 GB लेना है या 10 GB लेना है या 10 TB लेना है, राइट। तो साइज आप डिफाइन जब कर देते हैं और करने के बाद मान लीजिए कि आपने 10 GB साइज जो है EBS बनाते समय ले लिया, लेकिन आप 1 GB यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आपका उसका बिल आएगा तो आपको 10 GB के ऊपर में ही बिल आएगा, नहीं 1 GB के ऊपर में नहीं है। लेकिन EFS में ये फायदा है कि आप जितना फाइल स्टोर कर रहे हैं, चाहे वह 1 GB हो या 10 GB हो या जस्ट 1 MB क्यों ना हो, तो जितना आप डालेंगे फाइल उसके ऊपर में उतना ही का चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। यू कैन माउंट द सेम EFS volume with n number of EC2 instance, unlike EBS can mount only one EC2 instance only, right।
सो यहाँ पर क्या होता है देखिए कि जब आप EFS क्रिएट करते हैं तो इन नंबर ऑफ EC टू इंस्टेंस, आपके पास कितना भी क्यों ना इंस्टेंस हो, सारे के संग आप जो है आसानी से माउंट कर सकते हैं। लेकिन EBS में क्या होता है, EBS में आपका होता है कि आप जब EBS को एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और उस वॉल्यूम को जो है आप EC2 इंस्टेंस साथ अटैच करते हैं, राइट, तब आप काम कर पा रहे हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं उसी वॉल्यूम को दूसरा EC2 इंस्टेंस अटैच करूं तो आप नहीं कर पाते हैं। आपको पहले जो है पहला EC2 इंस्टेंस को से डीअटैच करना पड़ता है EBS वॉल्यूम को, देन तब जाकर दूसरे EC2 इंस्टेंस के साथ जो है अटैच करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो EFS ने जो है वो फैसिलिटी काफ़ी जो है अच्छा कर दिया कि आप जो है एक ही EFS वॉल्यूम को मल्टीपल जो है EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं। EFS work with EC2 instance in multi-agent, right? So multiple availability zone के संग जो है EFS काम कर सकता है। मान लीजिए कि आपका कुछ सर्वर availability zone 1 में है, कुछ सर्वर 2 में है, कुछ सर्वर 3 में है, राइट? तो आप 1, 2, 3 तीनों के साथ जो है EFS का जो वॉल्यूम क्रिएट किए हैं उसको माउंट आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आप जब EBS वॉल्यूम क्रिएट करते थे, EBS इलेक्ट्रिक ब्लॉक स्टोरेज, तो वहां पर जो है आप मल्टी जोन को फैसिलिटी नहीं ले सकते थे। आप जो है डीअटैच करने के बाद भी आप मान लीजिए जोन के अंदर में जो है एक के अंदर में 10 सर्वर है, तो उसी के अंदर में आपस में आप जो है एक के संग अटैच करके दूसरा डीअटैच करके इसका कर सकते थे। लेकिन इसमें आप जो है वो फैसिलिटी मिल रहा है आपको। हाई अवेलेबल, स्केलेबल एंड एक्सपेंसिव, पे एज यू गो, मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका अवेलेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाता है। आप आसानी से जो है इसका स्केल कर सकते हैं कि आपको जितना आप डेटा डालेंगे ऑटोमेटिक ये स्केल होगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। आपका जनरल पर्पस जो SSD होता है, जो EBS में यूज होता है, वहाँ से थोड़ा 3x गुना जो है एक्सपेंसिव होता है। यूज केसेस कंटेंट मैनेजमेंट, वेब सर्विंग, डेटा शेयरिंग एंड वर्डप्रेस। इसका यूज जनरली जो है EFS का वो कंटेंट मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है, वेब सर्विंग करने के लिए किया जाता है, डेटा शेयरिंग करने के लिए किया जाता है और वर्डप्रेस करने के लिए किया। देखिए जितना सारे वर्डप्रेस का वेबसाइट देखते हैं, सारे सारे जो वेबसाइट जो काफी मतलब डायनेमिक टाइप का वेबसाइट जो होते हैं, वह वेबसाइट अधिकतर वहां पर EFS फैसिलिटी को यूज करके बनाया जाता है ताकि मान लीजिए अलग अलग जो है जगह से इसको अच्छी तरह से एक्सेस किया जाए और इसका जो डेवलपर उसी तरह से काम किया जाए। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, यानी कि जितना जो वर्क फ्रॉम होम अभी चल रहा है वहां पर जो डेटा स्टोरेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो EFS फैसिलिटी के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का जो है पूरे वर्ल्ड में कितना अभी पॉपुलरिटी है, राइट? और वहां पर जो EFS का यूज काफी अधिक हो रहा है, जिस कारण से अगर आप AWS सर्टिफाइड होते हैं तो आपको जॉब मिलने में सुविधा होता है और इसका जो है करियर अभी काफी बूम में है। तो आप इसको बढ़िया से सीखिए। सीखने के बाद आप एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू का तैयारी करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंटरव्यू को क्वेश्चन आंसर मैं कवर करने वाला हूं। इसके बाद इस कोर्स खत्म होने के बाद और इस खत्म होने के बाद ही मैं आप लोगों को सर्टिफिकेशन कैसे लिया जाए, सर्टिफिकेशन का तैयारी करना भी हम आपको सिखाऊंगा। EFS uses NFS वर्जन 4.1 प्रोटोकॉल। ये जो EFS जो वर्जन है, EFS एक्चुअली क्या है, NFS से ही आया है और NFS का नेटवर्क फाइल सिस्टम का जो वर्जन 4.1 जो लेटेस्ट है उसको ये यूज करता है ताकि सारा का सारा जो है बेनिफिट इसको मिल पाए, इसका फीचर्स फुल फीचर्स इसको मिल पाए। देखिए यहाँ पर EFS क्या है कि कोई एग्जीक्यूटिव ग्रुप को मेंटेन करता है इसका कंट्रोल एक्सेस करने के लिए। मान लीजिए कि EFS का वॉल्यूम क्रिएट किए हैं और कौन सा यूजर कौन सा EC2 इंस्टेंस कौन सा जो है सर्वर किस तरह का एक्सेस पाएगा, रीड एक्सेस पाएगा या रीड राइट एक्सेस पाएगा, ये फुल परमिशन पाएगा, तो दैट परमिशन यू कैन डिफाइन इन द सिक्योरिटी ग्रुप। इंक्रिप्शन एट रेस्ट यूजिंग KMS। देखिए जब आप EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो आप वहां पर जो है इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं और इंक्रिप्शन जब लगाते हैं तो वहां पर जो मेथड फॉलो किया जाता है वो KMS के मेथड फॉलो किया जाता है। KMS एक इंक्रिप्शन मेथड है जो काफी पॉपुलर है EC2 इंस्टेंस के लिए और इस तरह का और सब बहुत सारे जो स्टोरेज जो डिवाइसेस है उसके लिए, राइट? EFS यूज्ड ओनली फॉर POSIX फाइल सिस्टम, यानी कि EFS जो यूज होता है वो POSIX फाइल सिस्टम यानी कि लिनक्स के लिए ही यूज होता है और दैट स्टैंडर्ड फाइल API, और उसका जो है ये अपना एक API होता है और उस API के द्वारा ये मैनेज होता है। काफी इजी टू यूज हो गया है API को इंटीग्रेट करने के बाद। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है EFS का वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे, कैसे हम माउंट करेंगे और कैसे जो है सिस्टम से कनेक्ट करके उसको हम डेटा को चेक करेंगे। चलिए इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट देख लेते हैं, स्टेप्स कैसे हम करेंगे और इस स्टेप को आप चाहे तो लिख सकते हैं ताकि आपको जो है
समझने में सुविधा हो, या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेने का मना करूंगा क्योंकि लिखने के लिए कहूँगा, क्योंकि जब लिखते हैं आप तो क्या होता है कि आपको जो लिखते समय जो आपको मेमोरी में वो सेट हो जाता है, यानी कि वो आपको याद भी हो जाता है, तो बाद में आपको वो काफ़ी फायदा देने वाला है, राइट। तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा, एक सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे, और उस ग्रुप क्रिएट करते समय जो है हम वहाँ पर जो है 2 ठो रूल हम अप्लाई करेंगे। एक एनएफएस का रूल अप्लाई करेंगे और एसएसएच का करेंगे, जो कि एनीवेयर का रूल रहेगा, यानी कहीं से भी हम एनएफएस को और एसएसएच को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईएफएस को क्रिएट करेंगे, जहाँ पर क्रिएट करने के बाद वहाँ पर एक तो जो है हम लोग जो है फाइल सिस्टम को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते समय एक नाम वहाँ पर दे देंगे, और कौन सा वीपीसी एक्सेस करेगा वो हम दे देंगे। माउंट टारगेट क्या रहेगा वो हम दे देंगे, यहाँ पर कौन कौन सा जोन में वो माउंट होगा, और यहाँ पर जो है पॉलिसी हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम डाल देंगे। डालने के बाद एक हम EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, और जो ऊपर जो सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग बनाए थे उससे संग उसको हम अटैच कर देंगे, ताकि जो फैसिलिटी जो फीचर्स जो है ईएफएस का है वो इसके संग मिल जाए। और माउंट करने के बाद हम जो है उसको कनेक्ट करेंगे एसएसएच करके। जब कनेक्ट हो जाएगा तो हम ईएफएस जो वॉल्यूम है उसको हम माउंट करेंगे हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ। और माउंट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो है वो दिखा रहा है कि नहीं ईएफएस का वॉल्यूम। उसके बाद से कुछ डेटा वगैरह रखेंगे, डेटा वगैरह रख करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद अब वहाँ पर कनेक्ट करेंगे फिर से इसी वॉल्यूम को, और चेक करेंगे जो डेटा हम यहाँ पर EC2 इंस्टेंस 1 से डाले थे क्या 2 से भी वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। 2 से भी डालेंगे डेटा, 2 में डालने के बाद देखेंगे 1 से वो डेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक। और एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि रूल को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जो है एनएफएस को हटा देंगे। हटाने के बाद देखेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं, राइट। और एक और हम करेंगे कि उसको हम जो अवेलेबिलिटी जोन है जिसको हम डाले हैं, और दूसरे जोन में हम क्रिएट करेंगे एक तो EC2 इंस्टेंस, और उसको वहाँ से एक्सेस करके देखेंगे। तो सारा का सारा प्रैक्टिकल हम लोग करके देखने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अमेज़न के मैनेजमेंट कंसोल में। तो हम आ गए हैं अमेज़न मैनेजमेंट कंसोल में, और यहाँ पर मैं EC2 के पास चले जाता हूँ मैं डैशबोर्ड में। और सबसे पहला हमारा काम था कि मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा, तो मैं उसे क्रिएट कर लेता हूं नीचे आकर के। यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको ये सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारा पहले से दिखा रहा है, बट हम नया हम लोग क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट, और यहाँ पर एक नाम देंगे EFS डेमो सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। देने के बाद यहाँ पर देखिए रूल, तब रूल क्या हुआ है, यहाँ पर ऑल ट्रैफिक जो है आउटबाउंड के लिए है, और इनबाउंड का कोई यहाँ पर रूल नहीं है। तो इनबाउंड में हमको अप्लाई करना पड़ेगा रूल, तो यहाँ पर रूल को हम ऐड करते हैं। 2 रूल हम ऐड करेंगे, एक करेंगे एसएसएच ताकि इसको जो है एक्सेस कर पाए कहीं से भी, क्लिक करेंगे यहाँ पर IPv4 एनीवेयर कर देंगे, और फिर एक और रूल ऐड करेंगे, वो क्या होगा NFS, राइट। नीचे हम आ रहे हैं, देखिए ये NFS ले लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पर करेंगे कस्टम, और यहाँ चले जाएंगे एनीवेयर IPv4, और इसको हम क्या कर देंगे क्रिएट ग्रुप। क्या बोल रहा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, राइट, नाम को ही, और करते हैं क्रिएट। चलिए ये हमारा क्रिएट हो गया। अब सेकंड क्या करना है, हमें करना है कि एक EFS क्रिएट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और हम यहाँ पर सर्च करेंगे क्या EFS। सर्च करते समय हमको यहाँ पर मिल जाएगा ये ऑप्शन दिखाई दे, यहाँ पर क्लिक करेंगे EFS का, तो हम आ जाएंगे EFS के डैशबोर्ड में। और ये बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है, देख रहे हैं ना। तो इसका थोड़ा सा आप जो है गो थ्रू कीजिए, इसको जो है थोड़ा सा देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह ही बताया गया है कि आप इस सिलेंडर ले रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, पर GB स्पेस इतना है, राइट। तो इसका जो स्पेस का जो है ये दिया गया है, तो आप उसके साथ तो पढ़िए, राइट। और करते हैं हमें क्रिएट फाइल सिस्टम। करने के बाद यहाँ पर हमें एक नाम दे देंगे, तो वो ऑप्शनल है, और मैं दे देता हूँ यहाँ पर
बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हमको थोड़ा सा इसमें क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा बहुत ईजी। बट थोड़ा सा हम और डिटेल में जाने के लिए हम कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अपने तरह से करेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में ऑप्शन खुलेगा। देखिए तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक नेम है फाइल सिस्टम का, आप जो है नाम दे सकते हैं। तो ये मैं वही देता हूँ जो दिया था मैं पहले, EFS डेमो, और मैं नीचे आता जो डिफ़ॉल्ट है वही रहेगा। बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखिए रीजनल स्टोर डेटा रिडंडेंटली अक्रॉस मल्टीपल एज, आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के संग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैं कुछ देर पहले बताया था, इसके अंदर फैसिलिटी है अवेलेबिलिटी जोन A, B, C ऐसे करके कर सकते हैं। वन जोन, आप चाहे तो केवल एक ही जोन में डेटा को आप रिडंडेंसी कर सकते हैं, यानी कि आपको जो डेटा है वो डेटा जो है मल्टीपल जोन में जो रेप्लिकेट हो जाएगा। बोला गया इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप, ये अमेजन का फीचर्स है जो कि वो ऑटोमेटिक बैकअप करता है, आपके जो डेटा वहां पर रख रहे हैं उस डेटा को बैकअप रहता है, ताकि कोई कारण से अगर कोई फेलियर आ गया, हार्डवेयर फेलियर अगर अमेजन की तरफ से कुछ आ गया, या उसके जो है हाइपरवाइजर वगैरह ऐसे, या सॉफ्टवेयर फेलियर या कुछ फेलियर आ गया, तो वो ऑटोमेटिक वहां से आपको डेटा वापस दे पाए। और यहाँ पर बोला गया है कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, 30 डेज तक आप डेटा एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो वह डेटा क्या होगा, EFS के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में चला जाएगा, जहां पर आपका कॉस्ट जो है काफ़ी कम जाएगा, राइट। और वो जैसे मान लीजिए उसको मान लेगा कि ये डेटा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है डेटा, राइट। अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर उसको आप लाइफ साइकिल 7 डेज से लेकर के 90 डेज तक कर सकते हैं। अब क्या है, अगर मान लीजिए डेटा फ्रिक्वेंटली आप एक्सेस कर रहे हैं तो आप क्या है कि उसको 30 डेज तक अगर रख रहे हैं, मान लीजिए 30 डे के अंदर में अगर कर रहे हैं तो वो डेटा का बहुत ही इजीली एक्सेस होगा। बट 30 डेज जैसे होगा, जैसे वो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट चला जाएगा तो उसको फिर से जब आप एक्सेस करने जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सेस करने में टाइम लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम फिर से वो जैसे कि तैसे हो जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में बोलो कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, और वो सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद से उसका तो वो लाइफ साइकिल, इसीलिए आपका जो यहाँ पर कॉस्ट सेविंग हो रहा है। परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिए बहुत तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं बताया जनरल पर्पस परफॉर्मेंस और मैक्सिमम आयो। जनरल पर्पस मतलब क्या होता है कि आप जनरली कुछ काम करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि बोला गया यहाँ पर वेब सर्विंग करने के लिए कर रहे हैं, या कंटेंट मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, या वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम इनपुट आउटपुट, राइट, आपको काफ़ी जो है ज़्यादा को एक्सेस कर रहे हैं, ज़्यादा कॉपी पेस्ट ज़्यादा डेटा को कर रहे हैं, डेटा जो है स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो उस जगह में जो है IOE लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं थ्रूपुट मोड, 2 मोड यहाँ पर दिया गया है। बस्टिंग मतलब ऑटोमेटिक जो है कमेगा बढ़ेगा, यहाँ पर प्रोविजन भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको हमेशा जो थ्रूपुट चाहिए वो एक सर्टेन जो है आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं अमाउंट से, इतना ही अमाउंट हमारा हमेशा जो है होना चाहिए। देखिए यहाँ बोला गया इनेबल इनक्रिप्शन ऑफ द डेटा एड्रेस, डेटा इनक्रिप्शन ऑटोमेटिक जो है इनेबल है। यहाँ पर जब इनेबल डेटा होता है इंक्रिप्शन तो AWS KMS सर्विस की के माध्यम से होता है, और वो की जो यहाँ पर दिया गया रहता है, राइट। उसके बारे में आप अधिक पढ़ सकते हैं। आते हैं नीचे में, इसका जो आप क्रिएट कर रहे हैं इसका एक नाम दे सकते हैं, तो मैं वही नाम दे देता हूँ यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देता हूँ कि नेक्स्ट करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है नेटवर्क एक्सेस, आपका जो EFS जो एक्सेस होगा वो कैसे होगा एक्सेस। यहाँ पर पूरा बढ़िया से आपको देखना है कि कैसे हम इसको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोला VPC यहाँ पर डिफॉल्ट दिया गया है, आप खुद का VPC क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, राइट। सो उसके ऊपर में हम बातें करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है और उसको बारीकी से समझने के बाद तब आप कस्टम क्रिएट करते हैं तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट यहाँ पर ले लेंगे। लेने के बाद हमको यहाँ पर देखिए दिखा रहा है माउंट टारगेट, तो सारे टारगेट को पहले से हम इसको हटाते हैं, ओके। अब हम क्लिक करेंगे ऐड क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 जोन दिखा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पर दिखा रहा है ए को मैं चूज किया, यहाँ पर सबनेट आईडी ऑटोमेटिक ले लिया है, यहाँ पर आईपी यहाँ पर ले लिया है, सिक्योरिटी ग्रुप लिया है, राइट। तो हम चाहे आईपी से भी करवा सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप से करवाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप से इसको करवाएंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने जो बनाया था सिक्योरिटी ग्रुप, क्या बनाया था, EFS डेमो सिक्योरिटी ग्रुप, उसको हम चूज करेंगे। ये चीज़ ध्यान से आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर फिर से हम ऐड कर लेते हैं और हम दूसरा जोन लेते हैं यहाँ पर B, और
जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से वो सिक्योरिटी ग्रुप ले लेंगे, फिर ऐड करेंगे। अब क्लिक यहाँ पर अभी एक ही दिखा रहा है, हम उसको ले लेंगे, यहाँ पर क्लिक किए और हमारा जो डेमो है वो ले लिए सिक्योरिटी ग्रुप। ये चीज़ आपको ठीक से लेना पड़ेगा। या तो आप सिक्योरिटी ग्रुप को डिफाइन कर दीजिए, यानी कि उस ग्रुप के अंदर जितना EC2 इंस्टेंस आएगा वो सब एक्सेस कर पाएगा, या तो आप स्पेसिफिक IP कर दीजिए। तो IP के द्वारा कैसे करेंगे उसके बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे। पहले ये इसको हम सिंपल यूज करते हैं, करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर और करेंगे। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कुछ पॉलिसी, आप चाहे तो पॉलिसी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं JSON फाइल का स्क्रिप्ट लिख करके। बट एक पॉलिसी कब लिखेंगे, जब हम एडवांस लेवल में जाएंगे, इसको एडवांस के रूप में हम इसको जो है कन्फिगर करेंगे तब, राइट। अभी हम करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर जो है उसका जो समरी दिखा रहा है, क्या क्या समरी है यहाँ पर, समरी थोड़ा पढ़ लीजिए करके। यहाँ पर जो है आप करिए क्रिएट। सो आपका ये क्रिएटिंग हो गया है, ये सक्सेसफुल दिखा रहा है आपको। यहाँ पर जो दिखा रहा है वॉल्यूम, अभी साइज वगैरह दिखा रहा है, देख रहे हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं नेम पर, तो यहाँ पर देखिए उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल रहा है कि कौन सा है, ये जनरल पर्पज़ है, ठीक है ना, कौन सा बजटिंग मेथड लिया गया है, ऑटोमेटिक बैकअप इनेबल है, फाइल सिस्टम स्टेट है, राइट, अवेलेबल है रीजन, यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन रीजनल है ये, राइट। मीटर्ड साइज, कितना आप साइज आप यूज़ किए हैं तो वो आप साइज दिखाई देगा। देखिए अभी हम कितना यूज़ किए हैं, 6 KB यूज़ किए हैं, 6 KB यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अधिक यूज़ जैसे जैसे करते हैं वहाँ पर दिखाएगा। मॉनिटरिंग में देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर जो है क्या चल रहा है, यहाँ पर एज ए ग्राफ हम चेक कर सकते हैं इसको। और एक और एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्लाउड वॉच का यूज करके हम इसका लाइव जो है यहाँ इसको मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं। टैग्स वगैरह दिखा रहा है, टैग हम दिए हैं वो, राइट। फाइल सिस्टम पॉलिसी कुछ इंप्लीमेंट अगर किए हैं तो वहाँ पर दिखाएगा, करना है दिखा सकता है। एक्सेस पॉइंट अगर क्रिएट किए हैं सब भाई यहाँ से वो एक्सेस कर पाएगा, वो भी हमको दिखाएगा। नेटवर्क दिखाएगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ हम लोग जो है देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं क्रिएटिंग दिखा रहा है, स्टेज में है, नेटवर्क वगैरह सब कुछ। तो थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो हम जाते हैं EFS, अमेज़न EFS में। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम क्लिक करेंगे तो हमको दिखाएगा जो हम बनाए हैं वो चीज़ हमको यहाँ पर शो करेगा, राइट। तो थर्ड मेरा काम क्या है, पहला काम था कि हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, सेकेंड काम था हमने EFS एक वॉल्यूम क्रिएट कर लिए। अब तीसरा काम होगा कि हमारा एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, राइट। और जो सिक्योरिटी ग्रुप में डाले हैं इसको उसी ग्रुप में भी उसी इंस्टेंस को हम लोग डालेंगे। तो चले जाते हैं यहाँ पर EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड में और इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और इंस्टेंस टाइप ले लेंगे और यहाँ पर करेंगे ऐड स्टोरेज, ऐड टैग हम कुछ ऐड कर सकते हैं, बट आप कहता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पर से जो है सिक्योरिटी ग्रुप हमको नया क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग ले सकते हैं। तब मैंने बोला जो ग्रुप हम क्रिएट किए हैं उसी ग्रुप को हम लोग यहाँ से लेंगे। तो सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग ग्रुप और करने के बाद हम क्या बनाए थे, देखिए EFS डेमो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर में क्या परमिशन दिया हूँ देख रहे हैं ये, और करेंगे लॉन्च, करेंगे यहाँ पर लॉन्च। और यहाँ पर बोला है की पेयर, तो की पेयर हम लोग को नया क्रिएट भी कर सकते हैं, पहले से क्रिएट किए हुए हैं तो उसको हम लोग जो है ले भी सकते हैं, राइट। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, करेंगे हम लॉन्च। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखेंगे क्या हो रहा है मेरा स्टेटस लॉन्चिंग का। तो ये हमारा ये क्रिएटिंग हो रहा है, कुछ समय लगेगा क्रिएट होने में, क्रिएट होकर रेडी हो जाएगा। तो उसको हम जो उसको थर्ड जो अप्लाई किए थे क्रिएट करने का, और उसका अप्लाई करेंगे किस तरह से हम इसको हम माउंट करेंगे, राइट। तो आप देख पा रहे हैं मेरा EC2 इंस्टेंस जो है रनिंग हो गया है। अब इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ SSH। तो मैं इसको सिंपल कनेक्ट करता हूँ, कैसे, राइट क्लिक करूँगा, कनेक्ट करूँगा और ब्राउजर के माध्यम से ही SSH के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कमांड देता हूँ df-h, तो हमें दिखा देगा यहाँ पर कितना मेरा माउंट किया हुआ है फाइल सिस्टम, सब हमको यहाँ पर दिखा देगा। और एक और कमांड दूंगा lsblk, तो हमारा जो है कितना ड्राइव है वो भी हमको यहाँ पर दिखा देगा, राइट। अब क्या करते हैं कि हम इसके संग इसको माउंट करते हैं EFS को। EFS का टैब में चले जाते हैं। जाने के बाद हमारा जो है ये EFS है उसको सिलेक्ट करेंगे जो हम बनाए थे, व्यू डिटेल में क्लिक करते हैं तो ये डिटेल आ गया है हमारा।
सो उसको यहाँ पर हम अटैच में क्लिक करेंगे, तो क्लिक करें अटैच में क्लिक करने के बाद बोला है वाया DNS, राइट। यहाँ पर बोला है ये और ये, राइट। तो आपको ये कमांड आपको डालना पड़ेगा, कैसे आप अटैच कर रहे हैं, राइट। तो उसका अटैच करने का कमांड क्या है, ये है। आप यूजिंग DNS के माध्यम से कर सकते हैं या क्लाइंट इंटरफेस के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका एक यूजर गाइड दिया गया किस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो यूजर गाइड में मैं क्लिक करता हूँ। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको जो है एक अमेजन का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट इज दिखाता हूँ कैसे माउंट करने का गाइड दिया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो क्या बोला, EFS हेल्पर पार्ट ऑफ द अमेजन यूटिल्स, ये वाला पैकेज जो है आपको जो है जो EC2 इंस्टेंस में इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो इसको क्लिक करते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन पे, और देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि ये है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद मैं EC2 इंस्टेंस में चले जाऊँगा, Ctrl+L प्रेस करता हूँ, स्क्रीन क्लियर होगा, Ctrl+V इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। उसको इंस्टॉल होने के बाद देखिए क्या करना है, हमारा एक्सेस करना है, राइट। तो एक्सेस कैसे करेंगे हम, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम आते हैं बैक में और यहाँ पर देखते हैं ये कमांड हमारा है, राइट। तो इसको हम लोग नीचे वाला कमांड को लेंगे, यूजिंग NFS क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे इंस्टेंस में और वो क्लाइंट को हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। कॉपी किए थे, Ctrl+V करेंगे, राइट। लेकिन Ctrl+V करते हैं, प्रेस करते हैं इंटर, तो देखिए यहाँ पर डज नॉट एग्जिट, EFS जो है ये डज नॉट एग्जिट। हम अगर माउंट करेंगे तो हमारे पास एक माउंट पॉइंट तो होना चाहिए जिसके संग वो माउंट होगा। तो माउंट पॉइंट कैसे बनेगा, एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, राइट। तो कैसे हम डायरेक्टरी बनाएंगे, MKDIR और एक डायरेक्टरी के नाम दे देंगे EFS, राइट। देखिए प्रेस करते हैं इंटर, बन गया। अप एरो प्रेस करते हैं, अब ये कमांड देखिए अब काम करेगा, हो गया। हम चेक करेंगे भाई माउंट हुआ है कि नहीं, तो DF-H देखिए ये वाला दिखा रहा है, ये मेरा माउंट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ डेटा रखते हैं, राइट। तो CD करते हैं हम लोग, Ctrl+L पढ़ते हैं, CD करेंगे यहाँ पर और EFS जो है फाइल का नाम क्लिक करेंगे और LS करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, MKDIR और यहाँ देते हैं नाम टेक महातो, राइट। तो केवल परमिशन डिनाई दिखा रहा है यहाँ पर, तो आपको हमेशा सुडो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो SUDO प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, अब LS करता हूँ, देखिए बन गया, राइट। तो यहाँ पर फिर से देता हूँ sudo touch t1.txt, LS करता हूँ, यहाँ बन गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक और EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, राइट। तो हमारा इंस्टेंस रनिंग हो चुका है, राइट क्लिक करते हैं, इसको भी कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट, राइट। कनेक्ट हो गया है और यहाँ पर हम देते हैं सेम कमांड, जो कमांड हम दिए थे। तो उसको इंस्टॉल हम करते हैं, पैकेज को करने का पैकेज क्या है, इस कमांड को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, राइट। पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब सेकेंड जो कमांड था हमारा, तो पहले हम एक तो MKDIR और EFS क्रिएट करते हैं और ये कमांड जो है उसको हम डालते हैं, राइट। कॉपी किए कमांड को, यहाँ गए, पेस्ट किए, इंटर प्रेस किए। अब हम गए यहाँ पर DF-H, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर माउंट किया हुआ है। अब CD हम लोग करते हैं और EFS क्लिक करते हैं, इंटर, LS करते हैं, तो हमको दिख पा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो दोस्तों आप इस तरह से आप EFS को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और यूज़ करने के बाद जो है इसे आप ऑन बंद कर दीजिए और डिलीट भी कर दीजिए अगर आप नेसेसरी नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल आप अपने लैब में करके देख लीजिए। अगर आपको में कोई क्वेश्चन आ रहा है, सुझाव आ रहा है, कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल